अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की इस गुफ्तगू के लिए मैं आपका होस्ट हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसजेंडर एक्ट। सर, काइंडली इस बारे में बताइए कि ट्रांसजेंडर्स एक्ट की बुनियाद क्या है, वजह क्या बनी, ये कब पास हुआ और इसके क्या क्या जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। ट्रांसजेंडर एक्ट बेसिकली 2018 में बनाया गया। ट्रांसजेंडर पर्सनस राइट प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018। थोड़ा सा मैं उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWDs, कोई ना कोई उनको डिसेबिलिटी अल्लाह की तरफ से होती है। फिज़िकली डिसेबल लोग हैं, मेंटली डिसेबल लोग हैं, हेयरिंग इम्पेयर्डनेस है। ये वो तमाम डिसेबिलिटीज़ हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं और हम इनको पीपल विद डिसेबिलिटी कहते हैं। और अगर आप ट्रांसजेंडर की तरफ जाएं तो वो भी इस तरह से ही कुछ ना कुछ कैटेगरी बनती है कि पीपल विद डिसेबिलिटी होना या जेंडर के अंदर कहीं कन्फ्यूजन आना, जेंडर कंफ्यूज्ड होना या जेंडर की आइडेंटिटी क्लियर ना होना इटसेल्फ भी एक डिसेबिलिटी है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ स्पेशल लोगों के, फिज़िकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज या डिफरेंटली एबल लोगों के राइट्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन की बात होती है। तो सिमिलरली ट्रांसजेंडर के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करना, उनको उनके हकूक़ देना, क्योंकि वो सोसाइटी में एक मार्जिनलाइज्ड तबका है, ऐसा ही है। तो उनको एम्पावर करना, एजुकेट करना और मेन स्ट्रीम में लेके आना यकीनन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका ये हक है। बेशक। इसी तनाजुर में ये कानून बनाया गया 2018 में, और इसके तकरीबन 21 सेक्शंस हैं जो मुख्तलिफ हकूक़ से डील करते हैं। मसलन राइट ऑफ रिकग्निशन, बिल्कुल ठीक है। राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू इनहेरिट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीक इन पब्लिक। ये वो तमाम हकूक़ हैं जो एक नॉर्मल इंसान को भी हासिल हैं और एक ट्रांसजेंडर को भी हासिल है। और एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम, हम सब लोग इस बात को समझते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन हम सब के ज़िम्मे है और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। उनको हम सोशली एक्सक्लूड ना करें बल्कि उनको सोशल इंक्लूजन्स में लेके आएँ, ताकि वो भी बहैसियत इंसान हकूक़ भी हासिल कर सकें और अपना रोल भी प्ले कर सकें इन 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 डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द नेशन, और नेशन बिल्डिंग टास्क में उनका रोल आ सके। तो ये बुनियादी तौर पे इसको बनाने का मकसद था। बहुत अरसे से इसके ऊपर डिबेट हो रहा था, गुफ्तगू हो रही थी, और बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से माशरे में ट्रांसजेंडर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ती थी। तो उस तमाम चीज़ को काउंटर करने के लिए ये कानून बनाया गया। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर कुछ मसाइल हैं, कुछ ऐसे सेक्शन या कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता या नहीं हो सका, और ज़्यादा फोकस राइट देने से कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर डिबेट करने की तरफ चला जाता है। तो सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वजह बनी कि इस ये जो एक्ट पास हुआ, इसको सराहने की बजाय इस पर तनकीद ज़्यादा हुई। वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो एक्ट है ये कंट्रोवर्शियल बन गया है, और वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर रिगार्डलेस ऑफ पासिंग दिस एक्ट ट्रांसजेंडर्स अभी भी माशरे की सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटी में से एक है। देखें, जिस तरह से अभी हमने बात की कि इस कानून के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और हम सब उससे एग्री करते हैं कि ट्रांसजेंडर को उनके तमाम हकूक़ मिलने चाहिए। जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ कंट्रोवर्शियल हो जाता है जो हिस्सा, वो उसका आर्टिकल नंबर 3 है, जहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है। सही। इस कानून के मुताबिक हर वो शख्स जो बाय बर्थ विद कंफ्यूज्ड जेंडर है, जिसकी जेनिटेलिया कंफ्यूज्ड है, वो ट्रांसजेंडर कंसिडर होगा। नंबर 2, जो बाय एक्सीडेंट या बाय एनी केमिकल चेंजेस इन द बॉडी, वो ट्रांसजेंडर तस्वर किया जाएगा। या नंबर 3, द पर्सन जो जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के साथ अपने आप को
या मेल समझता है या फीमेल समझती है। मसलन कोई एक बंदा, कोई एक इंसान, कोई एक मर्द जो एक कंप्लीट नॉर्मल मर्द है और तमाम जो बेसिक प्राइमरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसके अंदर मौजूद है, वो एक नॉर्मल मेल है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं, मेरे अंदर फेमिनिन फीलिंग्स हैं, लिहाजा मैं एक औरत हूँ, तो ये कानून उसको ये हक देता है कि वो अपना जेंडर चेंज कर सकता है और इसके लिए उसको किसी मेडिकल बोर्ड में प्रेजेंट नहीं होना, बल्कि ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है जो उसको अपने बारे में फील होता है और नादरा बाउंड है कि उसको वो आइडेंटिटी देगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको जो आईडी कार्ड मिलेगा उसके ऊपर फीमेल लिखा हुआ होगा, जो उसका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं और बाकी जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं तमाम उसको एक खातून ही ट्रीट करेंगे हालांकि वो मेल है। सिमिलरली अगर एक खातून है, एक कंप्लीट औरत है और जो प्राइमरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी उसकी मौजूद हैं, लेकिन वो ये कहती है कि मेरे अंदर मैस्कुलिन फीलिंग्स हैं तो मैं अपने आप को मर्द समझती हूँ, तो नादरा पाबंद है, हमारे स्टेट के इदारे पाबंद है कि उसको एक मर्द तस्वुर किया जाए और उसके आईडी कार्ड पे उसकी आइडेंटिटी जो जेंडर है वो मेल लिखा जाए। जब वो मेल लिख दिया जाएगा तो यकीनी बात है वो मेल तस्वुर होगा, जॉब्स में भी वो मेल की कैटेगरी में आएगा, वो ट्रैवल करेगा तो मेल के साथ बैठेगा, वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करेगा तो मेल का यूज़ करेगा। एंड इन अदर एग्जांपल जहाँ पे एक मर्द है वो अपने आप को औरत डिक्लेयर कर रहा है तो वो भी जब जॉब के लिए जाएगी तो औरत कंसिडर होगी, वो लेडीज़ के सेक्शन में बैठेगी, वो ट्रैवल करेगी भी तो लेडीज़ के सेक्शन में बैठेगी, वो पब्लिक टॉयलेट्स हैं तो लेडीज़ का यूज़ करेगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ से पैदा होते हैं और हो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब एक मर्द जो कंप्लीट मर्द है वो अपने आप को औरत कहेगा और कल जब वो शादी करेगा तो यकीनन किसी मर्द से करेगा, तो वो दरअसल एक होमोसेक्सुअल मैरिज होगी, वो सेम सेक्स मैरिज होगी। और सिमिलरली अगर कोई औरत है और वो अपने आप को मर्द कहती है तो जब वो शादी करेगी तो किसी औरत से करेगी और वो बेसिकली दो औरतों की शादी होगी जो अगेन होमोसेक्सुअल मैरिज होगी। तो इसके अंदर तो जो गे राइट्स हैं जो और लेस्बियन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जहाँ पर हम ट्रांसजेंडर्स को उनके बेसिक राइट्स देने जा रहे थे लेकिन वो उनको राइट्स तो नहीं मिले, लेकिन इसकी आड़ में जो LGBTs का एजेंडा है, जो LGBTs के राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन होने लग गई है कि गे राइट्स, लेस्बियन राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स, बायसेक्सुअल राइट्स, ये चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और ये बहुत अलार्मिंग है कि हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर और हमारी नॉर्म्स इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि हम इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपने माशरे में फ्लरिश होने दें। और ये यकीनी बात है एक बहुत डैमेजिंग इम्पैक्ट है इसका। और अब तक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 2 से 2.5 या 3 सालों के अंदर तकरीबन 29,000 एप्लीकेशंस नादरा को रिसीव हुई हैं, जिसके अंदर अराउंड 16,000 समथिंग मर्दों की तरफ से एप्लीकेशन आई कि वो अपना जेंडर फीमेल लिखवाना चाहते हैं और 13,000 समथिंग ख़वातीन की तरफ से आई जो अपना जेंडर मेल लिखवाना चाहते हैं। और नादरा इस बात का पाबंद है क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, मैं जो अपने बारे में परसीव करता हूँ वो मैं लिखवाऊँ, और नादरा पाबंद है उसको लिखने पे। आप जो परसीव करते हैं अपने बारे में आप वही लिखवाएंगे और नादरा अगेन बाउंड है कि वो ऐसा ही आपको ट्रीट करे और बाकी इदारे भी आपको ऐसा ही ट्रीट करेंगे। तो आप देखें कि हम पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के साथ वाबस्ता है और हमारी एग्जिस्टेंस इस्लाम के साथ वाबस्ता है। ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है और हमारी फाउंडेशन इस्लामिक है, हमारा कल्चर इस्लामिक है, हमारा फैमिली सिस्टम इस्लामिक है, हमारी सोशल नॉर्म्स इस्लामिक लॉ से डिराइव की गई हैं। तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ लेके आना जो कतअन हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, एक टैबो, बल्कि टैबो से भी एक अगली चीज़ है कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, हमारे यहाँ इस चीज़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन ये कानून इन चीज़ों को एक्सेप्टेबल बना रहा है, बल्कि मुझे तो यूँ लगता है कि अब इट इज़ दीज थिंग्स आर नो मोर टैबोज, ये अब डिस्कस हो रही हैं, इन पर डिबेट हो रहा है, डायलॉग हो रहा है और सोशल एक्सेप्टेंस बिल्ड की जा रही है। और शायद ऐसा सोशल एक्सेप्टेंस बिल्ड की जा रही है और ये तासुर दिया जा रहा है कि homosexuality and LGBTs, these are the normal sexual orientations,
नॉर्मल बिहेवियर हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर हैं, दीज थिंग्स आर नॉट अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। तो ये जो एक तासुर और ये एक इम्प्रेशन बिल्ड किया जा रहा है, यकीनन ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को, ये हमारी प्रेजेंट जनरेशन को, इनकी मॉडेसिटी को, इनकी नॉर्म्स को, इनकी चैस्टिटी को बहुत बुरी तरह से मुतासर करेंगी। अब साइकोलॉजी की तरफ जाएं तो देखें, साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है जेंडर डिस्फोरिया, मतलब कि वो लोग जो अपना जेंडर अदरवाइज फील करते हैं, राइट, वो जेंडर डिस्फोरिया है। वाई? क्योंकि दिस इज़ मेंटल इलनेस, दिस इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करें, इस मेंटल इलनेस को ट्रीट करें, उन लोगों को जेंडर डिस्फोरिया से बाहर निकालें। हम उनको एक और राइट दे रहे हैं कि यू गेट योर सेल्फ रिकग्नाइज्ड एज फीमेल, हालांकि आप मेल हो, और अपने आप को रजिस्टर करवाएं एज फीमेल विद नादरा, विद अदर स्टेट डिपार्टमेंट्स। और ये एक रास्ता खोला जा रहा है टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ LGBTs राइट्स। तो ये जो डिस्फोरिया है इसको ट्रीट करना चाहिए, ये मेंटल इलनेस है, इसको नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल ओरिएंटेशन के तौर पर ना देखा जाए। सही हो गया सर। एक बड़ा कॉमन कंसेप्ट है हमारे मुआशरे में, जब भी कोई चीज़ हमारे कल्चरल वैल्यूज़ के खिलाफ जाती है या हमारी जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उनके खिलाफ जाती है, तो हम फ़ौरन एक बात करते हैं, और वो ये कि जनाबे वाला ये फॉरेन एजेंडा है। ठीक है, तो आप इस एक्ट को किस तरह कैटेगराइज करते हैं? देखें, एक्ट के बारे में तो हम नहीं कह सकते ये फॉरेन एजेंडा है। जैसे मैंने इब्तिदा में बात की कि ये बुनियादी तौर पे ट्रांसजेंडर के बेसिक ह्यूमन राइट्स को डील करता है, बिल्कुल दुरुस्त है। और एजुकेशन हासिल करना, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, फ्रीडम फॉर ऑल, लिबर्टी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, पीस फॉर ऑल, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल बातें हैं, बेसिक राइट्स हैं, चाहे कोई ट्रांसजेंडर है, चाहे कोई नॉर्मल है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे मेजॉरिटी है। लेकिन ये जो उसका एक पार्ट है आर्टिकल का, ये आर्टिकल उस लॉ का या उस एक्ट का, जो यकीनन गलती से तो इसका हिस्सा नहीं बना, ऑब्वियसली इस पे जब ये बनाया गया होगा, जब ये लेजिस्लेशन के प्रोसेस से गुजरा होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसको देखा होगा, अपनी ओपिनियंस दी होंगी, और ये किसी एक हाथ से गुजर के नहीं बना, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसको रिव्यू किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैल इंटेंशन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉरेन सिनिस्टर हैंड इसके अंदर है, क्योंकि जो फेमिनिज्म की वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, अब ये फोर्थ वेव है, और ये हमें इस हद तक ले आई है कि जहाँ पर हम होमोसेक्सुअलिटी, LGBTs और सेम सेक्स मैरिजेस की तरफ अपनी सोसाइटी को लेके जा रहे हैं और उसको लीगलाइज कर रहे हैं। क्यों? 2015 में USA ने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज किया, 2018 में इंडिया ने किया, इससे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, सबके यहाँ सेम सेक्स मैरिजेस लीगलाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो हमारे माशरे में भी मुझे ये लगता है कि इस सेंसिटिविटी को आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ किया जा रहा है, इसको डिस्कस किया जा रहा है, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस पैदा की जा रही है, और शायद इस टैबू को हम आहिस्ता आहिस्ता डीक्रिमिनलाइज करने की तरफ लेके जाएंगे कि दिस इज़ नॉट समथिंग क्रिमिनल, रादर इट्स एक्सेप्टेबल बिहेवियर, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें, बट डोंट क्रिटिसाइज दोज हु आर वेरी मच इनटू दिस डर्टी बिजनेस। तो ये यकीनन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल टेंटेकल्स मौजूद हैं, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी हिस्ट्री में, हमारी बेस में, हमारे रूट्स में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इम्पोर्टेड चीज़ है। ये कहाँ से आई है? ये तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ये मुतल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो ये देखें कि इस बेसिक ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। बेसिक जो ट्रांसजेंडर राइट्स के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, उसमें इस चीज़ को लाने की क्या ज़रूरत थी? पूरी दुनिया मानती है कि जो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर है, ठीक है, उसके राइट्स हैं, जो बाय एक्सीडेंट हो गया, बाय एनी केमिकल चेंजेस, उनके भी राइट्स हैं। लेकिन हमने तो बिल्कुल ही एक नया किस्म का कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया जो पूरी दुनिया में नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक, जिनमें थाईलैंड इज़ ऑन द टॉप ऑफ ऑल, जहाँ पर जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी बहुत ज़्यादा होती है और लोग अपना जेंडर चेंज करवाते हैं। दे गो अंडर अ सर्जिकल प्रोसेस, और फिर जाके वो ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी में कि वो क्लेम करते हैं कि वी आर मेल आर फीमेल। लेकिन यहाँ पे तो वो भी तकल्लुफ नहीं है। आप बस कहें कि मैं अपने आप को फीमेल फील करता हूँ तो जाके फीमेल हो गया, मैं अपने आप को मेल फील करता हूँ तो मैं मेल हो गया, ठीक है। और ये हमारे यहाँ जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है या ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये कहते हैं नॉर्मली कि हम देखने में मर्द हैं लेकिन हमारी रूह जनाना है,
हम देखने में तो औरतें हैं लेकिन हमारी रूह मर्दाना है। तो बस आप कहते हैं कि मेरी जो सोल है वो फेमिनिन है, सो मैं एक औरत हूँ, मेरी सोल जो है मैस्कुलिन है, लिहाजा मैं एक मर्द हूँ। अब सोल के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होने का हमारे पास क्या ऐसी यार्ड स्टिक है कि हम इसको टेस्ट करें? वो कौन सा लिटमस टेस्ट है कि हम यहाँ पे अप्लाई करें और डिसाइड करें कि ये फेमिनिन सोल है, ये मैस्कुलिन सोल है, इग्नोरिंग ऑल द फिजिकल फीचर्स? तो ये लिबर्टी जो दी जा रही है, ये जो प्रोसीजर को इतना आसान कर दिया गया कि आपको बैठे बैठे ख्याल है और सुबह चले जाएं, नॉक करें नादरा का ऑफिस कि भाई आई एम नो मोर मेल, आई एम फीमेल ऑनवर्ड, या आई एम नो मोर अ फीमेल, नाउ आई एम अ मेल, और अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करें और फिर आप आगे जब शादी करेंगे तो यकीनन आप सेम सेक्स मैरिज की तरफ चले जाएंगे। और फिर वही बात कि LGBT के राइट्स की प्रोटेक्शन है। तो अभी ट्रांसजेंडर को तो राइट्स दिए नहीं गए, उनकी प्रोटेक्शन तो पता नहीं कब होगी नहीं होगी, लेकिन ये जो इसका ये वाला सेक्शन है इस पे काम होना शुरू हो गया है। 29,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, आइंदा और भी ज़्यादा आएंगी। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है एंड आई थिंक वी ऑल विश कि इसको बहुत जल्दी तब्दील होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। ये हमें सूट नहीं करता, ना हमारे कल्चर में इसके लिए कोई स्पेस है, ना हमारे रिलीजन में स्पेस है, ना हमारे जो हमारा एक मोरालिटी स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर कोई स्पेस है। ये एक यूँ समझें कि एक क्लैंडस्टाइन एंड अल्टीरियर एंड सिनिस्टर हैंड कहीं ना कहीं मौजूद है। इट इज़ टोटली इम्पोर्टेड थिंग, टोटली फॉरेन काइंड ऑफ फिनोमेना दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। तो पीपल जो द पीपल दोज हु आर very much sincere with our country, they are really worried about this, और वो इस पे सोच विचार कर रहे हैं। देखें, लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। सही हो गया सर। पिछले कुछ अरसे में फेमिनिज्म की वेव बड़े धूमधाम से पाकिस्तान में आई, उसको इंट्रोड्यूस बड़े अच्छे तरीके से कराया गया, उस पर बड़ी अच्छी बहस हुई, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाने वालों के लिए बदकिस्मती और वो लोग जो साहिब अकल हैं और एक अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं चीज़ों की तरफ, उनके लिए खुशकिस्मती कि फेमिनिज्म की वेव पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकी। ठीक है, और उनकी कंटिन्यूस एफर्ट्स के बावजूद भी फेमिनिज्म को उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली उनके फ्लॉफुल सिस्टम को किसी ने फ्लॉलेस नहीं कहा। ठीक है, तो आपने पहले ये बात कर दी कि LGBTQ उसकी एक कड़ी है, लेकिन क्या हम ये बात परसीव करें कि चूंकि फेमिनिज्म पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तीसरा वो अपने आप को मनवा भी नहीं सका, क्या LGBTQ भी इसी तरह मुआशरे से नापैद हो जाएगा, पाकिस्तानी मुआशरे से? देखें, जो आपने बात की ना कि फेमिनिज्म की वेव आई और पाकिस्तान में कामयाब ना हुई, ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों ने उसको बड़ा विद ओपन आर्म्स वेलकम किया है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में वो नंबर है। देखें, जब भी कोई इस तरह की अनवांटेड चेंज इंट्रोड्यूस होती है तो हमेशा मिनॉरिटी, बल्कि माइन्यूट मिनॉरिटी, माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी उसको एक्सेप्ट करती है। ग्रेजुअली वो प्रोपेगेंडा डिसेमिनेट होता है। अगर आप 50s, 60s, 70s, 80s, 90s का पाकिस्तान देखें, तब की ख़वातीन देखें, तब का हमारा फैमिली सिस्टम देखें और फैमिली सिस्टम की इंटेग्रिटी देखें, बहुत डिफरेंट थी। जो वेव्स फेमिनिज्म की आई हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के रवैयों और जो एक फेमिनिन डिस्कोर्स है एक नया जनरेट किया है। जो एक वो कैसे कहते हैं ना कि मदर पदर आज़ादी का जो तसव्वुर ख़वातीन के अंदर आया है वो यकीनन मौजूद है, और वो फेमिनिज्म नहीं, फेमिनिज्म ही उसकी रिस्पॉन्सिबल है। और ये LGBTs, सेम सेक्स मैरिजेस, होमोसेक्सुअलिटी, गॉडलेसनेस, रिलीजनलेसनेस और स्टेट को सेकुलरिज्म की तरफ लेके जाना, ये बुनियादी तौर पे इसी एजेंडा का हिस्सा है। अगर आप फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को डाइसेक्ट करेंगे तो अंदर से यही निकलेगा। ये चीज़ें आज से 20-30 साल पहले मैंने कहा कि टैबूज थी, नो डाउट, हम इनको सोचते भी नहीं थे, हम इनको डिस्कस भी नहीं करते थे, लेकिन अब ये हर जगह पे डिस्कस होती हैं। इसका मतलब है कि इनकी प्रेजेंस है तो ये डिस्कस होती हैं, इनकी एक्सेप्टेंस है तो डिस्कस होती हैं। आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों तरह के लोग अब मिलेंगे। दैट मीन्स कि किसी न किसी लेवल पे फ्लरिश हो रही है, कहीं ना कहीं ये रूट्स अपनी डीप करती चली जा रही है। तो एफर्ट्स तो यकीनन करने वाले कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा अल्लाह अलमाइटी नोज बेटर, लेकिन जिस तरह से डिटेरियोरेशन हो रही है और जिस तरह से बड़ा केयरलेस वे में इन चीज़ों को साइलेंटली एंड विद पसी फुटिंग परमिशन दिया जा रहा है कि लेट देम
come inside our system, तो आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग कि हमारे यहाँ चीज़ें प्रमोट होंगी, हमारे यहाँ चीज़ें बढ़ेंगी। क्यों कि हमारे नेबर्स में, इंडिया में भी ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, उसका डायरेक्ट हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट होता है थ्रू बॉलीवुड, और नेबरहुड इफेक्ट भी मौजूद है। और यूरोप में ये चीज़ें हो रही हैं, तो जो कल्चरल डिफ्यूजन है, हम हमेशा यूरोप से इंस्पायर होते हैं, उनके कल्चर से इंस्पायर होते हैं, तो ये इंस्पिरेशन ही है जो आ रही है। हमारी बेस में, हमारी रूट्स में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, हमने ये इम्पोर्ट की हैं, हमने ये बाहर से इनहेरिट की हैं। तो आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग कि ये हमारे यहाँ बढ़ेगा। सही। गो कि इसको रोकना चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट के एंड से ये गलती हुई है तो स्टेट ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अनडू करे, इसको अमेंड करे। और हमारा जो सिस्टम है, हम बेस करते हैं रिलीजन पे, इस्लाम पे, हमारा क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की फाउंडेशन भी रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, तो हम रिलीजियस टीचिंग्स का पूरा ख्याल करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही यहीं से होता है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगा, और अगर कहीं को गलती होती है तो उसको फौरन एड्रेस करना चाहिए। अगर हम एड्रेस नहीं करते तो फिर ये तो बड़ी रिडिकुलस बात लगती है कि कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि इट विल फ्लरिश एनी मोर। तो सर आपने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का है कि कुरान और सुन्ना पर बेस्ड हमें रूल्स बनाने एंड ऑल दैट स्टफ। सर क्या आपको ये नहीं लगता कि इन सारी वैल्यूज को हमने बहुत पहले ही उखाड़ फेंके भाई? क्योंकि सर जब हमारा एक सूदी निज़ाम आया और सर मतलब वो चीज़ें बनती चली गई ना, बिल्ड। अब डायरेक्ट LGBTQ कह लें या फेमिनिज्म कह लें, वो डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं आ गया। उससे पहले आपने उन चीज़ों की, उन कवानीन की पहले खिलाफ वर्जी की, उनके लिए बुनियादें बनाई और उसके बाद जो है ना ये चीज़ें फ्लरिश की हैं। सर आपके ख्याल में तब के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई या नहीं उठाई? अगर उठाई तो वो कामयाब क्यों नहीं हुई? और अगर नहीं उठाई तो क्या हमारे बड़े मतलब इतनी गफलत में थे कि जब ये चीज़ें गुजर रही थी और ये जब सारा कुछ हो रहा था, उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा? क्योंकि सर इस मौके पर अगर हम एक चीज़ को रोकने जाएंगे ना, तो हमारे पास 600 ऐसी मिसालें होंगी कि ये भी चीज़ें कुरान और सुन्ना के खिलाफ है, इसको आप रोकें। और उसके लिए हमारे पास जवाब नहीं होगा, बिकॉज वी वरंट प्रेजेंट एट दैट स्पेसिफिक टाइम जब वो चीज़ें पास हुई थी ना। सर उसको आप हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, ये वो बातें हम किस तरह काउंटर करेंगे? देखें, आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक सीरीज़ है, इट इज़ नॉट समथिंग फर्स्ट दैट इज़ टेकिंग प्लेस कंट्रेरी टू कुरान एंड सुन्ना। इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। अच्छा, इससे पहले बहुत कुछ होता रहा है, उसको भी अपने अपने टाइम पे लोगों ने रेजिस्ट किया, अपोज किया। अब नॉर्मली जब स्टेट एक एक्ट करती है तो स्टेट के मुकाबले में कोई भी ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो स्टेट को फोर्स करे टू अनडू। डायलॉग हो सकता है, डिबेट हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकती है, होती रही है। कभी सॉफ्ट वे में होती है, कभी बड़ी एग्रेसिव वे में होती है, लेकिन ये होती रही है। और हमेशा से एक तबका इस तरह की चीज़ों को अपोज करता रहा है, और वो तबका कभी मार्जिनलाइज भी हो जाता था, कभी उनको भी एग्रेशन फेस करना पड़ता था। ये चीज़ें चलती रही हैं, कभी रिलीजियस सेगमेंट्स की तरफ से, कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पॉलिटिशियंस, ये तमाम लोग अपना अपना रोल प्ले करते रहे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं पास्ट में अगर देखा जाए तो वो अनडू भी की गई हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसी लेजिस्लेशंस की गई, क्योंकि हमारा स्कोप ऑफ टॉक वो है नहीं कि हम उन तमाम चीज़ों को डिटेल में देखें। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमारे यहाँ पास्ट में फितना कादियानियत आया, जिसने हमारी बुनियादी बिलीफ सिस्टम को शेक करने की कोशिश की। नो डाउट। और पूरी नेशन उसके खिलाफ उठी। ऐसे गो के उस फितना को बर्पा करने वाले भी लोकल्स थे, वो भी पाकिस्तानी थे, ये सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे, लेकिन उठने वाले भी लोकल्स थे। और स्टेट ने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये वाक़तन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रूट्स के ख़िलाफ़ है, हमारे फंडामेंटल बिलीफ्स के ख़िलाफ़ है, और हम किसी भी तरह से इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो स्टेट ने ग्रेजुअली रिस्पॉन्ड किया, लोगों की बात को सुना, उलमा ने इस पर डायलॉग किया, डिबेट किया, और फाइनली एक कानून पास हुआ और उस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, और उनकी तकफीर का स्टेट के लेवल पे ऐलान हो गया। तो ये एक एग्जांपल बहुत बड़ी हमारे सामने एक अच्छी एग्जांपल मौजूद है। इस तरह की और भी चीज़ें हैं। तो ये जो करंट सिचुएशन है, इस वक्त भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रही है इस पे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग प्रॉपर एग्जैक्टली ट्रेंड्स चल रहे हैं, और ये चलना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है हमारे बिलीफ का, ये एक्सप्रेशन है हमारी डिससेटिस्फेक्शन का, ये एक्सप्रेशन है हमारी
हमारी हमारी डिसएग्रीमेंट का कि जो आपने किया है या करने जा रहे हैं वो वो गलत है। दुरुस्त नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम ना अपने लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं ना अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए करते हैं, बेशक। राइट। अब जब इस तरह की एक टग ऑफ वॉर होता है तो ये कहना कि हु विल बी द विनर, इसको लूज कौन करेगा, विन कौन करेगा, ये थोड़ा सा फोर्स ही करना मुश्किल है। सही हो गया सर। हमारे पास अगर देखा जाए तो जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो इस बात का अहद करती है कि हम मुल्क को फलाही रियासत बना देंगे, इस्लामी अकायद के मुताबिक चला देंगे, और मतलब वो सारे बेसिक चीज़ें जो एक मुसलमान के उसका हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। तो सर मतलब लेकिन जब भी ये हुकूमतें बुनियाद में आती हैं, वजूद में आती हैं सर, बड़े बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे अब ये वाले राइट्स भी हैं, ऑब्वियसली किसी हुकूमत ने इसको पास किया है सर, इनको एड्रेस करना रह जाता है। तो सर मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक बात चली जाती है, लेकिन सर क्या हम ये समझें कि हमारी कौम मजहब के नाम पर एक्सप्लॉइट होती है और उसके बाद हमारी कौम की जो रिलीजियस डिमांड्स हैं उन्हीं को एड्रेस नहीं किया जाता? क्या ये जानबूझ के किया जाता है या हर बार हमसे गलती हो जाती है? देखिए, ये कहना कि मज़हब को एक्सप्लॉइट करना, हम सब मुसलमान हैं, ठीक है। अब मुस्लिम हुड का लेवल क्या है वो वेरी करता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई अगेन पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर नहीं है कि हम मेजर ठीक है। करें। लिहाजा वी ऑल आर मुस्लिम्स, हम तमाम मुसलमान हैं, चाहे हम गवर्नमेंट हैं, चाहे हम अपोजिशन हैं, चाहे हम कॉमनर्स हैं, चाहे हम सिविल सोसाइटी हैं, चाहे हम जो भी हम मुसलमान हैं। मेजॉरिटी की बात करो 95%, और सबकी मुस्लिम हुड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि जब हम मुसलमान हैं तो हमारा एक बहुत करीबी कल्बी ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, रसूल के साथ है, कुरान हकीम के साथ है, इस्लाम की तालीमात के साथ है। बेशक। कोई ताजिर हो तो वो भी कोशिश करता है कि मैं अपनी तजारत को इस्लाम के बुनियादी असूलों पे करूं। कोई सियासतदान है तो शायद वो भी यही कोशिश करता है, कोई टीचर है तो वो भी यही कोशिश करता है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाटएवर, तो वो कहीं ना कहीं इस्लामिक टीचिंग्स को अपने प्रोफेशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल अच्छा रवैया है, एक बहुत पॉजिटिव टेंडेंसी है। जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जब रिलीजन कहीं ना कहीं एट स्टेक जाता है तो हम बहुत जल्दी उसको रिएक्ट करते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट रिलीजन से लिंक नहीं कर रही होती, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उसको होने देते हैं जैसे भी वो वकूफ़ पज़ीर हो जाए। ये बात दुरुस्त है काफ़ी हद तक, क्योंकि रिलीजन के साथ हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, और उस इमोशनैलिटी को हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसा ही है। जहाँ पर चीज़ें रैशनल होती हैं, रैशनैलिटी को हम कंप्रोमाइज़ करते रहते ऐसा ही हैं, है। ठीक है। कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमें लगता है कि शायद दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, और वो मैटर ऑफ चॉइस हैं, येस सर नो कर लें, इधर कर लें, उधर कर लें, वो रैशनैलिटी है, सो इट्स ओके। लेकिन जहाँ पे रिलीजन की बात आती है, जहाँ पे रिलीजन के बेसिक बिलीफ सिस्टम की बात आती है, तो वहाँ पे इमोशंस, यकीनी बात है, दे कम फर्स्ट, और हम फिर इमोशंस की वजह से रिएक्ट भी करते हैं, मूवमेंट्स भी चलती हैं, और कन्फंट्रेशन भी हो जाती है, और शायद हमें लगता है कि हम मज़हब को और अपनी फेवर में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारी एक थ्रेशोल्ड है ना, उससे नीचे हम नहीं जाते। हम इतने प्रैक्टिसिंग ना भी हों, हाँ जी, लेकिन हम ऐसा अपने ही। बिलीफ पे कहीं भी कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं ऐसा करते। ही। हम कई दफ़ा, बल्कि हमारे अंदर ये कमज़ोरी है कि हम अपनी लाइफ को कुरान और सुन्ना और सीरत के मुताबिक नहीं गुजार रहे होते, लेकिन हम कुरान और सुन्ना और सीरत के ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त नहीं करते। बेशक ऐसा ही। ठीक है, तो ये वैसे ही है कि वी आर रेडी टू डाई फॉर इस्लाम, बट वी आर नॉट रेडी टू प्रैक्टिस इस्लाम। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, अब इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल वी आर रेडी टू डाई फॉर इस्लाम। नो डाउट। सर अब आपने कहा कि कोई भी बंदा अपने आप को मर्द लिखवा सकता है, कोई भी मर्द अपने आप को औरत लिखवा सकता है। फिर आपने इसको इस्लाम से रिलेट किया। ऑब्वियसली जब इस्लाम की बात आती है तो हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं ना अपनी जिंदगियों में। इसी तरह सर एक बहुत मेजर इशू है सब कॉन्टिनेंट का शुरू से ही रहा है, जो है विरासत। एक मर्द ने अपने आप को औरत डिक्लेयर कर दिया, उसमें तो आप कह सकते हैं कि शायद उसके जहन में कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन सर जब कोई अपने आप को मर्द डिक्लेयर करेगा, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग मिसोजिनिस्ट, लेकिन वैसे ही एक सवाल था कि तो सर आपको नहीं लगता कि विरासती हकूक और विरासती जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके लिए क्लैशेस पैदा होंगे, माशरती अमन खराब होगा? क्योंकि ऑब्वियसली सर वो जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो सर चेंज हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो फीमेल अपने आप को मेल कंसीडर करवाएगी उसको फिर ज्यादा प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, जो मेल फीमेल करवाएगा उसको कम मिलेगा। सर आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा क्लैश पैदा हो सकता है सोसाइटी में?
जी, यकीनन ये इसका एक और बहुत डार्क एस्पेक्ट है कि जब आइडेंटिटी चेंज कर ली जाएगी, मेल अपने आप को फ़ीमेल कहेगा और फ़ीमेल अपने आप को मेल कहेगी, और जब इनकी शादियां होंगी और ये विरासत क्लेम करेंगे, तो अगर एक ख़ातून है जो मर्द बन चुकी है अब, तो उसको तो मर्द वाला हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा ऐसे ही हुआ है कि ये मर्द है। और अगर कोई मर्द है, औरत बन चुका है, तो उसको औरत वाला हिस्सा मिलेगा। और इस्लाम का जो सेट लॉ है कुरान हकीम के अंदर, क्योंकि विरासत के असूलों का जिक्र किया ऐसे गया ही है बिल्कुल। कि एक औरत को, एक बेटी को भाई के बेटे के मुकाबले में हाफ शेयर मिलता है। अगर एक मर्द को 200 रुपये मिल रहे हैं बाप की विरासत में से, तो बेटी को 100 रुपये ₹100 मिलेगा। मिलेगा। तो जब हम जेंडर चेंज कर लेते हैं, तो हमें इस्लाम का कानून विरासत भी तब्दील करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है, कोई भी इंसान, कोई भी स्टेट इसको तब्दील नहीं कर बेशक। सकती। लेकिन ये तब्दील होगा, क्यों? कि जब एक तरफ आपके सामने जेंडर मेल मौजूद है, चाहे वो फिज़िकली औरत ही क्यों ना हो, कानून आपको कहेगा कि इसको मर्द वाला हिस्सा दिया जाए। तो ये बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि हमारे यहाँ होमोसेक्सुअल मैरिजेज़, सेम सेक्स मैरिजेज़ स्टार्ट हो जाएंगी, बल्कि हमारे यहाँ इस्लाम का कानून विरासत है, वो भी बुरी तरह से मुतासिर होगा। मुतासिर होगा, और उसकी रीइंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाएगी, और वो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा राइट ही नहीं है। तो अल्लाह ताला का एक उतारा हुआ कानून है, हुदूदुल्लाह है। हम हुदूदुल्लाह को किसी भी तरह से चैलेंज नहीं ट्रांसग्रेस कर नहीं कर बेशक। सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। तो यूँ समझें कि ये कानून और उस कानून का ये वाला हिस्सा तो हमें डायरेक्ट लेके जा रहा है इन कन्फ्रंट्रेशन विद द डिवाइन गाइडलाइंस, इन द डिवाइन कमांडमेंट्स। और जब हम डिवाइन कमांडमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करेंगे, तो फिर यकीनी बात है हमारे लिए फिर तबाही कोई है। भी खैर नहीं है, और बेशक। हमारे लिए कोई भी अच्छी ख़बर मुआशरे में या मुस्तकबिल में नज़र नहीं आएगी। तो हमें चाहिए, और स्टेट को चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए, तमाम सिविल सोसाइटी को चाहिए कि इसके ऊपर अपना डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करवाएं और रेज़ योर वॉइसेस ऑन दैट, ताकि इसको अमेंड किया जाए, और जो लोग ट्रांसजेंडर्स हैं, वल्नरेबल हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको उनके राइट्स मिलें, और इसके अंदर ये जो एक हीनियस प्रैक्टिस स्टार्ट की गई है, इसको फिल फॉर रोका जाए और हमेशा के लिए इसका रास्ता बंद किया। श्योर थिंग सर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, और आपके इन सारे रिमार्क्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज, हियर वी आर कंक्लूडिंग आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। सब हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।